प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का नित्य स्मार्ट एकेडमी पर। मैं विकास कुमार एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जिसका नाम है संविधान निर्माण। और ये लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 9 की बुक से है, चैप्टर नंबर 2 है। दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक दे दिया जाएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं संविधान, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। चलिए पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। संविधान उन आधारभूत यानी कि बेसिक नियमों व कानूनों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, किसी देश का शासन चलाया जाता है, यानी कि देश का क्या मतलब है, एक बहुत बड़ा एरिया। और इतने बड़े, जैसा हमारा देश भारत है, और इतने बड़े देश का शासन चलाने के लिए नियम और कानूनों का संग्रह बनाया गया है। यानी कि कोई भी सरकार बनी हो, चाहे या कोई भी नागरिक हो, वो संविधान की शक्तियों के अंतर्गत ही काम करता है, उसकी सीमाओं से बंधकर काम करता है। नहीं तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, प्रत्येक लोग अपनी मनमानी करेंगे और किसी भी प्रकार का कार्य चलाना असंभव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, संविधान सरकार की शक्ति व स्रोत है। अब चाहे देश में कोई भी सरकार बनी हुई हो, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, वो संविधान के अंतर्गत ही कार्य करती है। थर्ड पॉइंट, ब्रियस के अनुसार संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह होता है जिनसे सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा उनका संचालन होता है। तो इतना मैं समझता हूं कि संविधान का अर्थ और परिभाषा आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, इसमें सिर्फ ऐसे पॉइंट लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनको पढ़कर आप एग्जाम को बड़े आसानी से पास कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं संविधान का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, शासन सबसे पहला पॉइंट है, शासन तंत्र ठीक प्रकार से चलता रहे, इसके लिए संविधान का होना नितांत आवश्यक है। दूसरी बात, प्रजातंत्रीय देशों में तो संविधान का महत्व और भी बढ़ जाता है। तीसरी बात, संविधान देश की सरकार को नियंत्रित करता है जिससे वह स्वेच्छाचारी या निरंकुश न बन सके। फोर्थ, संविधान देश के नागरिकों के भौतिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा भी करता है। नेक्स्ट है, संविधान के होने से संघ सरकार तथा राज्य सरकारों में शक्ति संतुलन बना रहता है। आइए अब इन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला, शासन तंत्र ठीक प्रकार से चलता रहे, इसके लिए संविधान का होना नितांत आवश्यक है। अब शासन तंत्र यानी कि अब स्टेट का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, संविधान होगा तो ही वो लोग एक तालमेल बिठाकर आपस में कार्य कर पाएंगे और प्रजातंत्र का भी ठीक से ख्याल रख पाएंगे। अब प्रजातंत्र देशों में तो संविधान का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसका मतलब है, प्रजातंत्र देश ऐसे देश जहां पर संविधान के अनुसार कार्य होता है, वहां की प्रजा को संविधान के द्वारा ही अपने अधिकार मिले हुए होते हैं और इसीलिए ऐसे देशों में संविधान का महत्व और भी बढ़ जाता है। संविधान देश की सरकार को नियंत्रित करता है, यानी कि देश की सरकार संविधान से बढ़कर नहीं हो सकती, संविधान के अनुसार ही इसको कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो वो सरकार किसी काम की नहीं है जो संविधान को हटाकर अपनी मनमानी करती हो। संविधान देश के नागरिकों के भौतिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा भी करता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी नागरिक के भौतिक अधिकार और उसकी स्वतंत्रताओं का हनन होता है तो वह नागरिक संविधान की जो उसमें धाराएं दी गई होती हैं उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट या और भी कोई कोर्ट होती हैं कई सारी, उनमें जाकर अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपील कर सकते हैं। संविधान के होने से संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तथा राज्य सरकारों में शक्ति संतुलन बना रहता है। ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। चलिए, तो महत्व तो समझ गए आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में भी हमारे देश की तरह ही लोकतांत्रिक संविधान चल रहा है। जैसे हमारे देश की तो आप जानते ही होंगे, हमने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से और उनसे अपना अधिकार मांगा और नहीं दिया तो हमने एक लड़ाई लड़ी थी। अब इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में 26 अप्रैल 1994 1994 की मध्य रात्रि को मिडनाइट को दक्षिण अफ्रीका दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बना। यानी कि 1994 की मध्य रात्रि को
वहां पर लोकतंत्र लोकतांत्रिक देश बन गया और उन्होंने एक नए संविधान के अनुसार अपने देश की सरकार बनाई। दक्षिण अफ्रीका में गोरी चमड़ी वालों की सरकार थी और वे काली चमड़ी वालों पर अमानवीय अत्याचार करते थे। यानी कि सेम टू सेम जैसे हमारे देश में भेदभाव होता था, अंग्रेज लोग अपने अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी वो लोग काली चमड़ी वालों को जानवर समझते थे, उनसे उनसे बदतर काम करवाते थे, अमानवीय अत्याचार करते थे। ऐसे ही जैसे हमारे देश में कई महापुरुष हुए थे, आजादी के लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में हुए थे नेल्सन मंडेला। दोस्तों नेल्सन मंडेला, ये आपके सामने इनकी पिक्चर दी हुई है। इनको दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और अपने को लोकतांत्रिक देश का हिस्सा बनने के लिए संघर्ष किया। काले लोग गोरे लोगों के लिए आरक्षित जगह पर नहीं जा सकते थे, न ही उन्हें वोट डालने का अधिकार था। अब दोस्तों देख पा रहे हैं किस प्रकार गोरी चमड़ी वालों ने काले लोगों के उनको वोट डालने तक का अधिकार नहीं था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो लोग मजदूरी कराने के लिए रखते थे, गुलामी कराने के लिए रखते थे। तो 1994 को वहां पर ये सब कुछ समाप्त हो गया और दक्षिण अफ्रीका भी एक लोकतांत्रिक देश बन गया। ठीक दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ, ताकि बाद में आपको आसानी हो। अब नए लोकतांत्रिक देश के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने, यानी कि काले लोगों ने, उनके जो लीडर थे, उन्होंने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। अब ये बात देखिए किस प्रकार उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया है कि जो भी हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार हुए हैं उन्हें आप भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें आपस में मिलजुल कर। ठीक, अब 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। यानी कि अब संविधान बनने के बाद चर्चा, और उससे पहले भी चर्चा हुई थी, 2 वर्षों की मेहनत है उनकी। उन्होंने हर चीज को देखा, एक नए सिरे से परखा और ऐसा संविधान बनाया जैसा दुनिया में पहले कभी नहीं बना था। प्रत्येक नागरिक को वहां पर अधिकार दिए गए हैं। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी अन्य संविधान ने नहीं दिए हैं। ये पॉइंट बड़ा ही नोट करने लायक है। इतने अधिकार दिए गए हैं जितने दुनिया के किसी और संविधान में नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं अपने देश की, यानी कि इंडिया की। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, क्या परिस्थितियां थी, उनके बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका का संविधान बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच बना, उसी प्रकार भारतीय संविधान में बहुत ही कठिनाइयों और बड़े बड़े विद्वानों मनीषियों ने अपने दिमाग का उपयोग करा। 2 साल से ज्यादा समय तक प्रत्येक अनुच्छेद, आर्टिकल, उन पर बहस हुई और तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ। संविधान निर्माताओं को भारत के वर्तमान तथा भविष्य दोनों की चिंता थी और इसी कारण संविधान निर्माण के लिए व्यापक चर्चा तथा बहस हुई और संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा, ये शब्द आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसमें अलग अलग प्रांतों से नेताओं को चुनकर लाया गया था ताकि वे प्रत्येक अपने जन प्रतिनिधियों का उनकी बात रख सकें, जनता का सम्मान कर सकें। अब 1928 में ही मोतीलाल नेहरू तथा 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान को लिखने की कोशिश की थी। यानी कि एक कदम पहले ही शुरू हो गया था देश के संविधान को लिखे जाने का। ठीक, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई है कि संविधान सभा क्या है, यानी कि उन जनप्रतिनिधियों की एक सभा जो संविधान में कानूनों को लिखने का काम करती है या उनको लिखकर अप्लाई करने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। दोस्तों ये 2-4 पॉइंट मैंने ऐसे भी डाल दिए हैं जो आपको ये मतलब ऐसे समझिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कभी कभी आ जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप में। और ऐसे ही जैसे अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के 389 यानी कि 389 स्थानों में से प्रांतों के लिए
296 स्थान थे उनके लिए चुनाव हुए। इसमें से 211 स्थान कांग्रेस को, 73 स्थान मुस्लिम लीग को, 4 स्थान अन्य दलों को तथा 8 स्थान स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिले। मुख्य नेताओं में यानी कि जो मेन में लीडर थे उनमें नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता और रेणुका रॉय आदि प्रमुख थे। यानी कि ये संविधान सभा में प्रमुख थे। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे इनको वहां पर चुना गया था। बाकी और भी थे पर ये मेन लोग थे। आगे चलते हैं। अब संविधान सभा के पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके जो अस्थायी सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों आप जब अगली क्लासों में जाएंगे या कंपटीशन की तैयारी करेंगे भविष्य में तो यही पॉइंट वहां पर पूछ लिए जाते हैं। और जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता, जो ध्यान से नहीं पढ़ते, वो बाद में पछताते हैं कि ये तो हमारा सिलेबस में था पर हम नहीं ध्यान से नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप या तो नोटबुक लेकर बैठिए या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसके बाद भारत दो हिस्सों यानी कि भारत और पाकिस्तान में बट गया था। उसी वजह से संविधान सभा को भी दो हिस्सों में बांटना पड़ा था। अब 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद, अब ये आए हैं स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। इनकी अध्यक्षता में दूसरी बैठक हुई थी। अब दोनों बात आ गई है आपके सामने। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा कई समितियों का गठन किया गया था, जैसे संघीय अधिकार समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति, प्रारूप समिति आदि। दोस्तों संविधान लिखने का कार्य हो रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। इसमें कई प्रकार की बातों का समावेश किया जाना है। इसीलिए अलग अलग लोगों के लिए उनके अलग अलग क्षेत्र निर्देशित कर दिए गए थे उन्हें कि आपको इसी दिशा में काम करना है। इसलिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। जो आपके सामने सभी मुख्य मुख्य समितियां दी गई थी। और इन समितियों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी। दोस्तों सारा मेहनत प्रारूप समिति के अध्यक्षों ने ही की थी। यानी कि उसको एक किस प्रकार से लिखा जाए, क्या रूप दिया जाए, उसमें क्या लिखा जाए क्या नहीं लिखा जाए, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बात करते हैं प्रारूप समिति की यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति नियुक्त की थी। यानी कि संविधान सभा ने 7 सदस्य थे, उन 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई प्रारूप और उसका नाम दिया प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप यानी कि पहला ड्राफ्ट बनाकर कब दिया था? 21 फरवरी 1948 यानी कि फरवरी 21, 1948 को उन्होंने दिखाया कि आप जरा इसको देखना, हमने पहला ड्राफ्ट बना लिया है और इसके ऊपर बैठकर आप बहस करते हैं क्या इसमें कमी है, उनको दूर किया जाए। और लास्ट में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने 365 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों वाले प्रारूप को पारित कर दिया। इसका मतलब जो मूल संविधान था हमारा उसमें 395 अनुच्छेद थे, 395 और 8 अनुसूचियां थी। और संविधान बनाने में कितना खर्चा हुआ था आपके सामने ये भी लिखा हुआ है। संविधान बनाने में 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे और इसमें टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। तो दोस्तों हमारा देश इतना बड़ा देश है कि उसका संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन यानी कि आप 3 वर्ष मान सकते हैं, 3 वर्षों का समय लगा। देखिए कितनी मेहनत थी लोगों की कि हमारा देश आज एक निश्चित व्यवस्था पर चल रहा है। नहीं तो यहाँ भी इसी प्रकार से अव्यवस्था फैली हुई होती। बात करते हैं भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत। दोस्तों जब संविधान बनाया गया था तो संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के,
उन्होंने अलग अलग देशों की यात्राएं की जहां पर पहले से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था चल चुकी थी। उन्होंने वहां जाकर देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था चल रही है। तो इसी प्रकार कई सोर्स थे जो जिनसे भारतीय संविधान में कई मुख्य चीजें ली गई हैं। जैसे बात करते हैं, सबसे पहला सोर्स क्या है? ब्रिटेन का संविधान। अब ग्रेट ब्रिटेन है दोस्तों, वहां का संविधान से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया और एकल नागरिकता तथा स्पीकर का पद आदि लिया गया है। दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से ये चीजें ली गई हैं। और अमेरिका का संविधान है, वहां से, अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद आदि बातें ली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा तथा आयरलैंड के संविधान से, वहां से संघीय व्यवस्था, और आयरलैंड के संविधान से है नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, ये सभी चीजें आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगी कि ये क्या है। और अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। पास होने की और आपको अच्छे नंबरों से पास कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। वहां के संविधान से हमारे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्षों ने प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची की व्यवस्था को ग्रहण किया है। नेक्स्ट चलते हैं दक्षिण अफ्रीका का। अभी हमने दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ा। वहां के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। दोस्तों, अगर संविधान की किसी भी अनुच्छेद में किसी भी कोई कमी रह गई है तो उसको संशोधन की, ठीक करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बात करते हैं सोवियत गणराज्य यानी कि यूएसएसआर। वहां के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। दोस्तों, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये दोनों ही चीज आपको मालूम होगी। तो मूल कर्तव्यों को लिया गया है सोवियत गणराज्य के संविधान से। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण है भारत अधिनियम 1935। भारतीय अधिनियम 1935 से संघ और राज्यों के बीच संवैधानिक संबंध, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों की धाराएं आदि बातों को लिया गया है। तो बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, किसी भी कोई बुक्स आप अपने सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस की कोई बुक देख लीजिए क्लास की, सबसे पहले आपको बुक खोलते क्या दिखाई देता है? प्रस्तावना। यानी कि उसके अंदर क्या है उसको पढ़कर ही आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार हमारे संविधान की प्रस्तावना भी लिखी गई है। प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। आइए मेरे साथ पढ़िए। शुरुआत करते हैं प्रस्तावना पढ़ने की। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वैचारिक अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना पढ़ते समय मेरे तो गूज़बम्स खड़े हो गए हैं, यानी कि रोंगटे खड़े हो गए हैं। कितनी बढ़िया बातें इसमें लिखी गई हैं। पूरे संविधान का निचोड़ इसमें दिया गया है। सार एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूं आपको कि 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उसके द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो चुकी है। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा चैनल इतना प्यार दिया हम सभी को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।